नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग प्राचीन भारत में मूर्तिकला एवं चित्रकला के इतिहास को पढ़ रहे हैं और आज का ये आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। मित्रों, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 258 की ओर चलते हैं, क्योंकि 257 प्रश्न इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, वराह किसका अवतार है? तो वराह मतलब सुअर, ये भगवान विष्णु का अवतार है। गुप्त काल में वराह मंदिर काफी बने हैं। चलिए, 259 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वतोभद्र शैली का मंदिर कौन सा है? तो सर्वतोभद्र शैली का मंदिर देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर है। देवगढ़ झांसी के आसपास है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न 260 नंबर का। 260 नंबर का प्रश्न है, गुप्तकालीन मंदिरों में गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग कौन कौन से थे? तो गुप्तकालीन मंदिरों की सबसे प्रमुख विशेषता थी उसकी जगती। गर्भगृह तो था ही, प्रवेश द्वार तो बनते थे, मंडप और शिखर तो लगभग उसके बाद बनने शुरू ही हो गए थे। जगती उसे कहते हैं जिसपे एक भूमि से ऊपर उठा हुआ एक ऐसा स्थल, मतलब जैसे 1.5 फीट 2 फीट की ऊंचाई पे उठा हुआ स्थल होता था, चबूतरे टाइप का, उसे जगती कहते हैं। गर्भगृह जहाँ पे प्रमुख देवता का निवास होता है उसे गर्भगृह कहते हैं। प्रवेश द्वार तो जानते ही हैं, एंट्री गेट से होती है। मंडप व शिखर, शिखर देखिए ये गर्भगृह के ऊपर जो एक मंडप बना रहता था, मतलब एक रूम टाइप का बनाया होता है, उसके ऊपर एक इस तरीके से जो बना होता है, कहीं पे भी इसको विमान कहते हैं, कहीं पे शिखर कहते हैं। और मंडप मतलब कि जिसपे गर्भगृह को जो कवर किए रहता है। देखिए, मंडप कई प्रकार के होते हैं, अर्ध मंडप, मंडप। तो इस तरीके से ये मंडप एक तरीके समझ लीजिए रूम है। तो जो गर्भगृह के ऊपर रहता है वो मंडप हो जाता है, और इसके बाहर भी अर्ध मंडप, बहिर्मंडप, इस तरीके से कई मंडप भी होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये गुप्तकालीन मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। देखिए, हर्मिका पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हर्मिका तो आप जानते हैं स्तूप का है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा छत्रावली हर्मिका, तो ये भी स्तूप के हैं, ये नहीं हो सकते। और तीसरा आप यहाँ से पकड़ सकते हैं वेदिका प्रवेश द्वार, थूहा और कपटी। थूहा कपटी मंदिर में नहीं होता है। तो आप यहाँ से क्या नाम है कि ऑप्शन को कट करके भी समझ सकते हैं कि कौन सा सही हो। थोड़ा सा मोटा पेन ले लेते हैं, ये ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से कट करके भी, हर्मिका को कट कर दीजिए, यहाँ से भी हर्मिका और छत्रावली को कट कर दीजिए, और यहाँ थूहा और कपटी को कट कर दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही बचता है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर। 261 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उत्कीर्ण उदयगिरी की गुफाएं किसके निकट हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं, आप लोग देखिए ऑप्शन और भी दिए हैं। तो उदयगिरी की गुफाएं आप समझ सकते हैं, ये भोपाल में है, भोपाल के निकट है उदयगिरी। औरंगाबाद तो आप जानते हैं ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन दिया है हम्पी, हम्पी कर्नाटक में, ये नहीं हो सकता। लुम्बिनी नेपाल में, वो भी नहीं हो सकता। तो बचता एक ही है, भोपाल, वही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर। 262 नंबर प्रश्न कह रहा है, नर्मदा विश्वविद्यालय, न सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? हमने कल बताया कि देखिए, दो चीज में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, उपगुप्त, कुमारगुप्त। उपगुप्त के माध्यम से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि ये विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, और यहाँ पे 10,000 छात्रों पे 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। और यहाँ पे वर्तमान आधुनिक कई विषय उस समय भी चला करते थे, पढ़ाए जाया करते थे। वो यहाँ पे कई कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फाहियान, लामा तारानाथ, ये सब कहाँ पे आए थे? तो ये सभी जो यात्री हैं, देखिए लामा तारानाथ आपके तिब्बत के हैं, और फाहियान आपका
चीन का है। तो ये सभी नालंदा विश्वविद्यालय में आए हुए थे और यहाँ से शिक्षा अध्ययन किए हुए थे। 263 नंबर प्रश्न कह रहा है देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था। तो देखिए, ये देवगढ़ का मंदिर तो आप जानते ही हैं कि गुप्त काल में बना था। तो गुप्त काल जब जानते हैं तो ये लगभग 5वीं शताब्दी में बना था। 5वीं शताब्दी के काल है इनका। तो यहाँ से 6वीं 7वीं और 9वीं तो कट कर देंगे, अपने आप ही बचता है 5वीं, तो 5वीं अपने आप टिक लगा देंगे। तो थोड़ा सा अगर आप स्मार्टनेस से काम करेंगे तो आंसर को बिना रटे हुए भी टिक कर सकते हैं। अगला है सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता कौन है। तो सारनाथ में देखिए, एक तो अशोक का लाइट है, दूसरा आप वहां पे देखते हैं कि वो क्या नाम है, स्तूप है, सारनाथ के स्तूप। लेकिन एक सारनाथ में कई स्तूप हैं, तो इसमें जो धमेक स्तूप है उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। सारनाथ में कई स्तूप हैं, जो धमेक स्तूप है वो आपका गुप्त काल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 265 नंबर प्रश्न कह रहा है पकी हुई मिट्टी की ईंटों का से बना सर्वप्रथम मंदिर। तो सर्वप्रथम मंदिर पकी हुई ईंटों से बना, ये प्रश्न शायद दोबारा या तिबारा आ रहा है। भीतरगांव का मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर है ये आपका सबसे पहले ईंटों से बना हुआ, मिट्टी की ईंटों से बना हुआ मंदिर है। चलिए मित्रों, अच्छा भीतरगांव कहाँ पे है, ये यूपी के कानपुर के निकट में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट है भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव। चलिए, 266 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है। तो गुप्त काल की सबसे प्रमुख विशेषता वहां के मंदिरों का निर्माण है, क्योंकि इसी काल से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। और सबसे पहला मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो झांसी के निकट स्थित है। वहां पे आप लोगों ने विशेषता देखी, तो वहां पे जगती बनता है, जगती के बाद गर्भगृह, मंडप और शिखर का निर्माण होता है। 267 नंबर प्रश्न, आलेखन कला, आलेखन कला मतलब जहां पे लिखा जा सकता है, का बहुलता से प्रयोग किया। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गुप्त शैली में। आलेखन मतलब कि वहां पे कुछ लिखा जा सके, लिखने पढ़ने का काम, या फिर इस तरीके से चित्र बनाने का काम। तो वो आप समझ सकते हैं गुप्त काल में शुरू हुआ, लिखने पढ़ने या चित्र बनाने का काम, मतलब दीवालों पे कुछ लिखा पढ़ा जाए इस तरीके से। 268 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर, वही देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट समीप है। तो ये ललितपुर झांसी सब आसपास ही है, ठीक है। ललितपुर, झांसी और ये बुंदेलखंड के एरिया है, और ये एक दूसरे के निकट है। तो झांसी रोड पे ललितपुर में स्थित है, ललितपुर नगर के निकट स्थित है, ठीक। तो ये आगरा और कानपुर तो आप जानते ही हैं कि कानपुर इधर है, इलाहाबाद और दिल्ली के बीच में कानपुर है, और आगरा दिल्ली के निकट ही है। तो ये दोनों अपने आप कट जाएंगे। गढ़मुक्तेश्वर आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं, लेकिन आप ललितपुर अगर झांसी याद रखेंगे और झांसी का लोकेशन याद रखेंगे तो ललितपुर आप टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 269 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय कला का स्वर्ण युग, आप जानते ही हैं स्वर्ण युग किसके कहते हैं, तो स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों, 270 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 270 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध लौह स्तंभ, लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है, जो वर्तमान में क्या नाम है, कुतुब मीनार के निकट स्थित है, और ये दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। चलिए, इसका निर्माण चंद्रगुप्त ने कराया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। चलिए, अगला प्रश्न है 271 नंबर का, 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित है। तो 5वीं शताब्दी में ध्यानमग्न बुद्धा, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन पड़ सकते हैं और लगा सकते हैं गांधार, या मथुरा दिया रहेगा तो मथुरा लगा सकते हैं, लेकिन ये गुप्त से संबंधित है। और ये यहाँ पे इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं क्योंकि यहाँ 5वीं शताब्दी कहा हुआ है, और 5वीं शताब्दी का संबंध शुंग से तो था नहीं, तो यहाँ से इसको काट सकते हैं। मौर्य से तो था नहीं, तो यहाँ से ये कर सकता है। ये कुषाण के समय में गांधार और मथुरा शैली, मतलब कुषाण काल में था, तो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं कि गुप्त काल।
और थोड़ा सा गांधार कला में इसलिए आप पहुंच सकते हैं कि ध्यानमग्न बुद्धा के बारे में कहा गया, क्योंकि उस समय गांधार कला और मथुरा कला के चित्र ज्यादातर इसी तरीके से बनते थे। तो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगर यहाँ पे अगर आपको दे दिया होता मोहनजोदड़ो, तो वहां पे भी आप फंस सकते थे, क्योंकि वहां पे भी ध्यानमग्न योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। 272 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ प्राप्त हुआ? तो गुप्त काल में जो सिक्के बने थे वो आपको हम बता दें कि ये सोने चांदी और तांबे के भी बनते थे वहां पर सिक्के। हालांकि वहां पर टेराकोटा के भी सिक्के बने थे, लेकिन सोना चांदी और आपका तांबे के भी सिक्के बनते थे। तो ये सबसे पहले गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया? तो गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह आपका कालीघाट में पाया गया। कालीघाट के चित्र आप लोग पढ़े होंगे, कालीघाट के चित्र। तो ये कालीघाट वही है, कालीघाट मतलब कि कलकत्ता के निकट। 273 नंबर प्रश्न आपके सामने। गुप्त अवध की मूर्तियों की विशेषता क्या है? तो गुप्त काल की मूर्तियों की विशेषता देखिए क्या क्या है कि बालकनी और छतरी के साथ स्तूप। मूर्तियों में स्तूप कहाँ से बनेगा भाई? इंडो ग्रीको रोमन शैली, ये तो कुषाण की विशेषता है। और कह रहा है देवताओं के चारों ओर फूलों की विशिष्ट सजावट, तो ये ठीक है, ये सही है। कह रहा है उभरी हुई नक्काशी के मूर्तिकला और धर्म संबंधी। उभरी हुई नक्काशी ये कुषाण काल की विशेषता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। होलों की विस्तृत सजावट पहचान है गुप्तों की। 274 नंबर प्रश्न कह रहा है गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति कला का महावराह। महावराह मतलब कि वो आप कह सकते हैं कि सूअर के अवतार का। तो महावराह इसमें से किस स्थान पर स्थित है? तो महावराह आप लोगों ने देखा होगा कि ये दूसरी बार आ रहा है, वराह महावराह। तो ये है आपका उदयगिरी में। अगला प्रश्न 275 नंबर का। गुप्त शैली के निम्नलिखित गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, जैसे कि गुप्त चित्रकला वर्णनात्मक दृश्यों को महत्व देते थे, तो ऐसा नहीं है। सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति को विक्टोरिया संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, नहीं। गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय है। वो होलो होलो मैंने बताया ना कि होलो विस्तृत रूप से दिखाया जाता था। तो यहाँ पे देख लीजिए हाल आभा मंडल या वो होलो, ये सभी चीजें विशेषता थी दोस्तों, मतलब कि गुप्त शैली की। तो ऐसे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 276 नंबर प्रश्न कह रहा है गुप्त काल में सर्वाधिक मूर्ति गंगा मूर्ति कला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दिखाई देती है? पहला या दूसरा प्रश्न था कि यमुना का सवारी क्या था? गुप्त काल में पहला दूसरा प्रश्न था कि यमुना की सवारी क्या थी? तो वहीं से हमने बताया था कि गंगा की सवारी मगरमच्छ है। तो यमुना की सवारी कुर्म थी और गंगा की सवारी मगरमच्छ। 277 नंबर प्रश्न 277 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्यमय प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? तो ये आपका बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम लंदन में रखा गया है। 278 नंबर प्रश्न सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? तो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा हमने बताया था इसके पहले भी प्रश्न में कि चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। 279 नंबर प्रश्न विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बीसी और एडी में कंफ्यूजन न पड़िएगा। तो 58 बीसी में शुरू हुआ था, एडी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 58 बीसी बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं आपकी हिंदू धर्म से संबंधित है और वहां पे आप देखते होंगे कि महावराह की मूर्ति
प्राप्त हुई है। 281 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये आप जानते हैं बिहार में है, इसमें कुछ। 282 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। देखिए, एक उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं जो कि राजा खारवेल से संबंधित है, वो दूसरी हैं, ये दूसरी हैं उदयगिरी, ठीक है। 283 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा, गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमा का भाव भंगिमा क्या है? तो ये आप जानते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का अर्थ होता है वो अपने एक हाथ को पृथ्वी पे स्पर्श किए हुए, वो दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श किए हुए है, सॉरी वो हाथ उठाए हुए है अभय मुद्रा में, एक मिनट सॉरी, वो अभय मुद्रा में दायां हाथ उठाए हुए हैं, वो अभय मुद्रा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 283 नंबर प्रश्न का। चलिए 284 नंबर प्रश्न आपके सामने, अच्छा 283 प्रश्न नहीं है। तो मित्रों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिएगा कि अभय मुद्रा, वो हाथ उठाए हुए रहते हैं, वो उसे अभय मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए कि मैं भगवान बुद्ध की सभी मुद्राओं का एक वीडियो आपको उपलब्ध करा दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसके बारे में बताइएगा। तो हम भगवान बुद्ध की सभी मुद्रा, वो 10-11 मुद्राएं हैं, उनके बारे में एक वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले नए चैप्टर के साथ, और एक नया सफर शुरू होगा। तो मित्रों अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और चैनल वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।